हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसका टॉपिक मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। आप लोगों का काफ़ी अनुरोध था कि सर काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आया, तो प्लीज़ एक वीडियो डालिए। तो देखिएगा, आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से, पिछले मार्च से ही अगर हम कहें तो मार्केट जो है स्मॉल कैप डाउन ट्रेंड के अंदर है। और अभी पिछले हफ्ता आपने देखा कि जो जो बजट था वो आया और बजट के बाद मार्केट में अच्छा ट्रेड हुआ, लेकिन स्मॉल और मिड कैप के अंदर कोई भी बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए नहीं मिली। तो यहाँ पर जो मैं अपनी बात कहना चाहूँगा वो वास्तव में स्टॉक स्पेसिफिक है और बजट से संबंधित अगर आप चाहेंगे कि किस तरीके का व्यू है तो वो मैं आपको जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर उसके बारे में बताइएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि इस पूरे महीने के दौरान जिन शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझसे बात करने के लिए लोग इंटरेस्टेड थे, मैं उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर थे। जैसा कि मैं अपनी पिछली भी वीडियोज़ के अंदर आपको बता रहा था कि रेन इंडस्ट्री शायद 100 रुपीज़ तक आ सकता है। और रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसमें आप लोग जानते हैं, जैसे कि यूएस के अंदर या इंडिया के अंदर जिस तरीके से कैल्साइंट पेट्रोलियम कोक का जो बैन वाली जो प्रॉब्लम थी वो चली, कंपनी की जो पिछले रिजल्ट्स थे उसके अंदर जो ईपीएस थी उसमें डिक्लाइन हुआ था और जो प्रॉफिट्स थे बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज गेन के थे, तो जिसकी वजह से इसके शेयर्स की काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई, हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा पिटाई हुई। यहाँ पर ये मार्केट शेयर जो है 110 रुपये के आसपास कहीं पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर और थोड़ी सी गिरावट आ जाए। हालांकि बजट के बाद मेरा थोड़ा सा आउटलुक थोड़ा चेंज हुआ है। जिस तरीके का बजट आया है थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप ने कोई भी तेजी नहीं दिखाई है पिछले 1-1.5 साल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो स्मॉल और मिड कैप है उसके अंदर जो है कंसोलिडेशन का फेज शायद खत्म होगा या थोड़ा और कंसोलिडेट करने के बाद आप इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक बहुत बड़ी तेजी हमें शायद मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने के लिए मिलेगी। तो उस कड़ी में मेरा जो शेयर है रेन इंडस्ट्रीज, इसमें मैंने पिछले जो महीना बीता है उस महीने के अंदर हमने कोई इसमें ज़्यादा कोई ट्रेड्स किए नहीं है, थोड़े बहुत शेयर्स शायद एक्यूमुलेट किए होंगे, लेकिन रेन इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स है उसके ऊपर मेरा जो व्यू है वो भी अपना पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा ये जो मेरी वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज है। आप अपना कोई भी डिसीजन निवेश से संबंधित लें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये जो बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं आपको फिर बोलूँगा कि अपना एनालिसिस जरूर करें। तो रेन इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। जिस तरीके का प्रोफाइल है, जितनी बड़ी कंपनी है, 12,000 करोड़ की सेल है, 4,000 करोड़ से भी नीचे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया है, थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर रेन इंडस्ट्री का शेयर मिल रहा है। हो सकता है कि जो बियर ट्रेंड है, जो बेरिश लोग हैं वो हो सकता है शेयर की ओर पिटाई करें, बट इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि इसको एक्यूमुलेट करने का बहुत ही बेहतरीन समय है। मैं भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता आ रहा हूं, मैंने अपना एवरेज प्राइस काफी नीचे ले आया हूं। लेकिन अभी क्या है कि मुझे रेन की इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो टॉप पिक है वो अभी रेन इंडस्ट्रीज ही है। तो उसके बाद जो मैंने जो भी रिजल्ट्स आउटकम देखे तो रेन इंडस्ट्रीज का भी रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल क्लोजिंग है उसकी दिसंबर के अंदर, लेकिन रेन के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर्स है, बहुत लोगों ने इसको एडवाइस किया हुआ था। आप जैसे लोग जानते हैं पबराई साहब की जो होल्डिंग है, पबराई इन्वेस्टमेंट फंड, उनकी होल्डिंग करीबन 10% के आसपास है। डोली खन्ना जी की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, उनके जो 2% से ऊपर रेन इंडस्ट्रीज के अंदर होल्डिंग है। हालांकि डोली खन्ना जी ने जो थोड़े शेयर्स हैं वो सेल किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। उनके पूरे पोर्टफोलियो का अभी भी सबसे बड़ा शेयर रेन इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो लीड करते हैं, उन सभी लोगों ने बहुत सारा रेन इंडस्ट्रीज के अंदर में बैट लगाई हुई थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लीवरेज पोजीशन थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से भी शेयर प्राइस के अंदर थोड़ी गिरावट ज़्यादा आई है। बट मुझे वैल्यूएशन वाइज आज की डेट में बहुत ही सस्ता, बहुत ही वैल्यूड अगर आपको शेयर की बात करूं तो रेन इंडस्ट्री का शेयर मुझे लगता है। बट मैं आपको फिर बोलूंगा कि ये जो रेन इंडस्ट्री का शेयर है आपको करीबन 1.5 से 2 साल रखना पड़ेगा। ये जो कंपनी है, जो रेड्डी साहब जो इसको चला रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। पबराई साहब ने भी अपने जो इन्वेस्टर्स थी उनको जो उन्होंने लेटर लिखा उसके अंदर भी यही बात की है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शेयर मार्केट के अंदर पेशेंस चाहिए होता है। कभी कभी जो चीज़ आपकी 400 रुपये में आपने सेल नहीं करी वो 100 रुपये आ गई। पबराई साहब भी कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे वहाँ पर सेल कर देना चाहिए था,
तो क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स थी वहां पर, लेकिन उन्होंने फिर भी सेल नहीं किया, क्योंकि रेन इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम यूनिक मॉडल है। उसके अंदर जो वैल्यूएशंस थी वो उस प्राइस पर भी हमें बड़ी रीजनेबल लग रही थी। लेकिन ये स्टॉक मार्केट की फितरत है, मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। बैड न्यूज़ आई और उसके बाद जो शेयर की जो डिक्लाइन हुआ, उसके बाद यूएस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी पिछले महीने आपने देखे जो मीडिया में जो खबरें थी उसके हिसाब से कि जो उस तरीके की जो सीपीसी बनाने वाली कंपनी है उनके ऊपर कुछ पेनल्टी हो सकती है, कुछ जो रेसिन्स हैं या जो रिसाव हुआ वहाँ पे जो रोड से जो जाके वो केमिकल मिल गए, तो उसकी वजह से तो ये जो न्यूज़ फ्लो है चलता रहेगा। लेकिन कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है कंपनी के ऊपर और मैं स्टिल इन्वेस्टेड हूँ उस कंपनी के अंदर। दूसरा जो रिजल्ट आया वो आया ट्राइडेंट लिमिटेड का। मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में अगर मैं अब कोई शायद एक्युमुलेशन करूंगा तो शायद सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक आज की डेट में ट्राइडेंट लिमिटेड है। ट्राइडेंट लिमिटेड और थिरुमलाई केमिकल्स। थिरुमलाई केमिकल्स पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में मैं पहले भी वीडियोस डाल चुका हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है और ये जो शेयर है करीबन 65 रुपीज़ के आसपास फ्राइडे को क्लोज हुआ। हालांकि ये शेयर 74-75 रुपीज़ तक गया था रिजल्ट वाले दिन। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने शायद पोजीशन बना ली, उसके बाद नीचे आ गया। रिजल्ट जो थे वो पिछले क्वार्टर से थोड़े से हल्के थे, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस कंपनी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 4000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी 1000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके के सेगमेंट में है, अमेजोन के साथ ये जो बाकी जो क्लाइंट्स हैं, वॉलमार्ट है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं, तो अगर आप जाएंगे तो बहुत जो अमेजोन के कुछ ब्रांड्स हैं जो टेरी टॉवल्स के हैं या जो बेडशीट्स के हैं, उन ब्रांड्स को अमेजोन अपने नाम से बेच रहा है, जिसकी की वास्तव में ट्राइडेंट बना रहा है। तो ट्राइडेंट की जो सेल्स है बेड लिनन के अंदर, वो जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो 60 से 70% के बीच में कंपनी ऑपरेट कर रही है टेक्सटाइल सेगमेंट में। हालांकि पेपर 90% से ऊपर चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी यहां से बहुत बड़ा टर्न अराउंड करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनको डेवलप कर रही है। तो जब ये 2 से 3 साल बाद जब ये ब्रांड्स जो है उनकी जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर आएगी, और जिस तरीके से कंपनी ट्राइडेंट की कंपनी, क्योंकि ट्राइडेंट में बहुत बड़ा डेप्ट है, जैसे रेन इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा डेप्ट है जिसकी वजह से वैल्यूएशंस नहीं मिलती है, उसी तरीके से ट्राइडेंट में भी काफी बड़ा डेप्ट है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे करके डेप्ट को रीपे कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 या साल के अंदर जैसे जैसे डेप्ट की पोजीशंस जो सूटेबल हो जाएगी उस समय पर शेयर्स की री रेटिंग होगी। और जिस तरीके से कैश के इनफ्लोज आ रहे हैं उस तरीके से ट्राइडेंट पे भी मैं आश्वस्त हूं। और ट्राइडेंट में मैंने जो कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में। हालांकि मैं काफ़ी प्लान कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ शेयर्स दूसरी कंपनीज के सेल किए हैं, जिसका पैसा शायद मैं ट्राइडेंट लिमिटेड में एक अप्रोप्रिएट टाइम पर एंट्री करूंगा। यहां पर मुझे ये फेवरेबल लग रहा है, 61-62 रुपीज़ के आसपास आएगा तो शायद ही काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस यहां पर हो जाएंगी और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। और जिस तरीके से कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर 9 के पी पर या 10 के पी पर जिस तरीके का शेयर मिल रहा है, ब्रांड इमेज जो क्रिएट हो रही है ट्राइडेंट की, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उन सबको देखते हुए ट्राइडेंट को मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशंस के ऊपर शेयर है और करीबन यहां से मुझे एक अच्छी अपसाइड मिलती है। मैं रुपीस टर्म में उसको नहीं व्यक्त कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से जो शेयर्स है ये 2 से 3 साल के लिए काफी लंबा चलेगा। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरे पास तो इसके शेयर्स हैं ही, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास भी उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं और डोली खन्ना की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर भी। करीबन 1% से थोड़ा सा कम वो होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये शेयर भी जो है वास्तव में डोली खन्ना के पोर्टफोलियो में है। तो उनकी जो पीटर लिंच की जो थ्योरी है उसके ऊपर वो शायद इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि मेरे और उनके मैच कर जाते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा शेयर है वो है आईडीएफसी बैंक लिमिटेड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी 34-35 रुपीज़ चला करता था। तो वहाँ पर ये जो शेयर्स था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का शेयर्स है, लेकिन कुछ शेयर्स मुझे एक्चुअली क्या है कि अपना फंड जो है उसकी पोर्टफोलियो के अंदर रीअलोकेशन करनी थी। तो कुछ शेयर्स हमने 46 रुपीज़ एंड 50 पैसा के आसपास हमने कुछ शेयर्स जो है अपने पोर्टफोलियो से सेल किए हैं। वो हालांकि अभी कैश में है, वो पैसा अभी कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा जो शेयर्स है वो 75-70 रुपीज़ के आसपास थिरुमलाई केमिकल्स में एक बड़ी करेक्शन आई थी रिजल्ट के बाद, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा अलोकेट किया है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे लगा कि वहाँ पर अभी एक गैप बना हुआ है।
और आईडीएफसी के भी मुझे पता है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है ये तो अभी पुराना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो अलग रिपोर्ट करेगा और कैपिटल फर्स्ट अलग करेगा। लेकिन 2-3 क्वार्टर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन आई है, यहाँ पर आईडीएफसी बैंक के अंदर भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ, बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी मेरी आईडीएफसी बैंक के अंदर है और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ वैद्यनाथन जी के ऊपर। और इस शेयर्स के ऊपर मैं आपको पहले भी बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ शेयर्स जो है उसके अंदर मैंने ट्रेडिंग की और मुझे लगा वैल्यूएशंस, क्योंकि थिरुमलाई में मुझे पैसे डालने थे तो कुछ शेयर्स वहां पे बेच के मैंने थिरुमलाई में डाले हैं और कुछ जो है अभी मैं कैश की पोजीशन के अंदर स्टिल इंटैक्ट हूं। तो आईडीएफसी बैंक के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं। अभी देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के आते हैं, नॉर्मल आएंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट की डेट थोड़ी लेट है तो थोड़ा अंदाजा लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जब कंपनियां रिजल्ट अच्छा देती है तो जनरली जल्दी अनाउंस करती हैं रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट 1 महीने बाद, मतलब आप देख रहे हैं फरवरी के महीने में आ रहे तो थोड़ी सी उम्मीदें कम हो जाती हैं, क्योंकि ये कंपनी जनरली 20-22 तारीख के आसपास रिजल्ट देती थी। हो सकता है मर्जर की वजह से या इस वजह से जो है रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म का शेयर है और जिस तरीके से बैंकिंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स को मार्केट शेयर मिलेगा पीएसयू बैंक्स का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है, कैपिटल की पोजीशन नहीं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक में बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो 12-13 रुपए पे, क्योंकि बहुत खराब रिजल्ट आए थे साउथ इंडियन बैंक के, उस शेयर्स के अंदर भी अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक शायद मिलेगा और यहाँ पे भी एक्युमुलेशन किया जा सकता है। लेकिन साउथ इंडियन और आईडीएफसी बैंक है, मुझे आईडीएफसी बैंक ज्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ पर वो उसके बाद मेरे बेचने के बाद वो 44-45 रुपीज आ गया, हो सकता है 43 रुपीज दोबारा आए तो शायद मैं दोबारा से उन शेयर्स को बाय कर सकता हूँ। ये डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगला शेयर है मेगमनी ऑर्गेनिक्स। मेगमनी ऑर्गेनिक्स का जो शेयर है वो 52 वीक लो पर चल रहा है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए उसके बाद, और इस तरीके की जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप में गिरावट आई वहां पर उसके बाद ये शेयर उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट अच्छे आते हैं, तो इस शेयर्स में दोबारा से रीबाउंडिंग होगी और यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पे चलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर टेक्निकली भी मैंने जिन लोगों से बात की तो वो बता रहे हैं कि 51-52 रुपीज पे सपोर्ट है और यहाँ से शायद शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है या 42 रुपीज तक भी आ सकता है। तो 2 सपोर्ट उन्होंने बताई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना कुछ मेगमनी का पोर्टफोलियो, जब मैंने अपनी वीडियो डाली थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी काफी बड़ा हिस्सा मेरा मेगमनी के अंदर है। हालांकि कभी मेरे पास सबसे ज्यादा मेगमनी का ही पोर्टफोलियो हुआ करता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू होने के बाद, जिसकी मैंने 3 वीडियोज भी डाली थी, यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन भी किया था, उसके बाद मेरा विश्वास थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जितनी एलोकेशन मैंने कर रखी थी वो एलोकेशन कम कर देनी चाहिए। हालांकि वो कोई सीरियस इशू नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी वेटेज रखता था वो, इसलिए मैंने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा मेगमनी को स्विच करके दूसरे शेयर्स में शिफ्टिंग कर लिया। हालांकि बिजनेस जो आउटलुक है मेगमनी के बारे में वो स्टिल इंटैक्ट है। अगर कंपनी सही तरीके से करती है तो जो मेरे टारगेट्स पुराने थे वो स्टिल इंटैक्ट है और वहां तक जाने की संभावना मुझे लगती है। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो कभी कभी उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ जाती हैं, तो कभी कभी हम जो अपनी पोजीशन को स्विच भी कर लेते हैं। उसके बाद अगला शेयर है टाइम टेक्नो। टाइम टेक्नो को मैंने एग्जिट किया 106 रुपए पे। उसका पैसा मेरे पास है, मैंने बताया था आपको कि ये 99 रुपीज के आसपास मैंने लिया। तो एक दिन एक्चुअली एचडीएफसी की कॉल थी, जिस दिन की एचडीएफसी ने अपने सभी सब्सक्राइबर को, जो भी इन्वेस्टर्स थे, उनको एक मेल भेजी थी कि टाइम टेक्नो में इन्वेस्टमेंट करिए, और सेम तरीके की कोटक महिंद्रा में भी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि इस तरीके का जो ये कॉल दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि शेयर काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा था, तो करीबन 6-7% की जो रिटर्न्स थी वो मुझे मिल रही थी, तो मैंने ये उपयुक्त समझा, तो मैंने वहाँ से उस शेयर में से एग्जिट कर लिया। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टाइम टेक्नो का शेयर मैंने ट्रेडिंग के लिए ही लिया है, तो वहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया। उसके बाद वो नीचे भी आ गया। और सम प्रॉफिट बुकिंग मैंने आईडीएफसी बैंक में की, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद थिरुमलाई केमिकल्स के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही खराब आए। जो ग्रोस मार्जिन थे, नेट प्रॉफिट मार्जिन थे, दोनों कम हो गए, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो मार्जिन है वो नैरो हो जाएंगे, इनके शायद प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है। तो हालांकि इसका जो पूरा जो नजरिया है वो आईजी पेट्रो के बाद, जब आईजी पेट्रो के रिजल्ट अभी 2-3 दिन के अंदर आने वाले, शायद 7 फरवरी को आईजी पेट्रो के रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, अगर उसके भी प्रॉफिट के मार्जिन सुकुड़ जाते हैं तो फिर लगता है कि क्योंकि दोनों सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती हैं कंपनियां, फिर देखना पड़ेगा थिरुमलाई में कि किस तरीके की पोजीशन होती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये इतना सीरियस इशू नहीं था। वो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उसके बढ़ने की वजह से शायद रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वजह से जो मार्जिन थे, ग्रोस मार्जिन, वो कम हो गए, जिसकी वजह से शेयर्स की इतनी भयंकर तरीके से पिटाई हुई। शेयर एक ही दिन में 20% टूट गया, फिर अगले दिन 7-8% टूट गया,
और उसके बाद फिर हमने उस शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू किया, क्योंकि देखिएगा शेयर इतना गिरने के बाद हमें ये पता चल रहा है मार्केट कैप ही 800 करोड़ रुपए आ गई। तो सेल्स के हिसाब से, डिविडेंड यील्ड को देखते हुए, बिजनेस के जो प्लांट्स हैं थिरुमलाई केमिकल्स के, प्रोडक्ट लाइन जिस तरीके, उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस पर थिरुमलाई केमिकल्स का शेयर आ गया। तो मुझे लगता था कि वहाँ पर बहुत ही अप्रोप्रिएट है, और मुझे ऐसा लगता है कि थिरुमलाई केमिकल का जो शेयर है वो रीबाउंड कर जाएगा अगर आईजी पेट्रो ने अगर अपने ग्रोस मार्जिन या नेट मार्जिन सही रिपोर्ट किए तो। और अगर वहाँ पर उसने खराब भी पेश किए तो खराब तो वैल्यूएशंस पहले ही थिरुमलाई केमिकल दे रहा है। तो मुझे वैल्यूएशन वाइज मैंने थिरुमलाई केमिकल का शेयर जो है वो 70 रुपीज़ के अराउंड में इसको लिया। हालांकि उसके बाद एक अगले दिन 10% का सर्किट भी लगा दिया, तो 70-80 रुपीज़ के बीच में मैंने काफ़ी शेयर्स जो है वो एक्यूमुलेट किए हुए हैं थिरुमलाई केमिकल्स के। हो सकता है कि उसमें से कुछ शेयर्स मैं ट्रेडिंग के दौरान निकाल भी दूं यहाँ से मुझे 20-25, क्योंकि थिरुमलाई केमिकल्स ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर, आप लोग बोल रहे थे कि सर जिन शेयर्स के बारे में आप बात करते हो उनके बारे में एक वीडियो डालिए, तो ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और अगर आपके किसी भी तरीके के कमेंट्स हैं, किसी तरीके की कोई राय है, तो आप मुझे प्लीज़ दीजिएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, कुछ ही जो वीडियोस मैंने पीछे डाली तो उनके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो दूसरी वीडियो है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसके बाद मैं डालूंगा। उसके बाद जो दूसरा शेयर था जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपसे एक मोंटे कार्लो के बारे में बात की थी, तो मोंटे कार्लो में सबसे खास बात ये हुई है कि मार्केट में जो स्मॉल और मिड कैप में गिरावट है वो बायबैक के ऑफर की वजह से वो शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली है। हालांकि वो शेयर प्राइस वहीं पर चल रहा है, 1-1.5% कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। और जो बात मैंने उस वीडियो में कही थी, शायद मुझे लगता है कि वो जैसे ही अब बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट आएगी तो शायद उसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आएगी। और मुझे लगता है कि बजट के बाद शायद सेंटीमेंट भी सुधर जाए, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। तो उसकी वजह से भी जो सेंटीमेंट्स है स्टॉक मार्केट के, जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो ओपिनियन है शायद बदलेगी, जिसका फेवरेबल जो बेनिफिट्स हैं शायद मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर आएगा, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर। उसके बाद जो अगली जो बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा, एक डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि जो मार्केट में हम देखते हैं एचईजी के शेयर में एक बड़ी गिरावट आई और ग्रेफाइट के शेयर में। हालांकि मैंने आपको बताया, मैंने कभी भी इनको ना तो डिटेल में आपको बाय करने के लिए बोला, ना सेल करने के लिए, ना मैंने खुद कभी इनको बाय या सेल करने के लिए रिसेंट पास्ट के अंदर बोला। हालांकि दोनों मेरे कभी पोर्टफोलियो में हुआ करते थे दोनों शेयर, लेकिन जिस तरीके की रैली हुई उसके बाद जो गिरावट आई, एचईजी का शेयर जो है वो करीबन 50% अपने टॉप से गिर गया और बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई थी। यहाँ पर उसकी एक रिकॉर्ड डेट है इसी वीक के अंदर, तो यहाँ पर उस रिकॉर्ड डेट को देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 7 तारीख होगी या 5-6 तारीख होगी। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर आप एचईजी का मान लीजिएगा एक शेयर लेते हैं, एक छोटा स्मॉल इन्वेस्टर एक शेयर, तो एक शेयर अगर उसको मिलता है 2500 रुपये में, तो बायबैक का जो प्राइस है एचईजी का वो 5500 रुपये है, 5500 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर उसको वो एक शेयर मिलता है, अगर उसको टेंडर कर देता है बायबैक के अंदर कंपनी को, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो एक शेयर कंपनी टेंडर कर लेगी और उसको 5500 रुपये शायद उस शेयर के मिल जाए। तो क्योंकि ये जो है टेंडर ऑफर के थ्रू ही कंपनी बायबैक कर रही है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। आप अगर एक सिंगल शेयर लें तो वो एक सिंगल शेयर शायद टेंडर हो जाए, तो आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 2500 की होगी, और बायबैक में अगर आपका शेयर चला जाता है तो 5500 होगा। और गिरावट की संभावना 2500 रुपये में खोने के लिए बहुत कम इसलिए है क्योंकि शेयर्स पहले ही बहुत नीचे के प्राइजेस पर आपको मिल रहा है। हालांकि मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट या जो एचईजी है वो जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें थोड़ा चाइनीज कंपटीशन दोबारा से मार्केट में आ रहा है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें इसके बारे में थोड़ा सा दूसरे लोगों से भी राय ले सकते हैं। मेरी एचईजी और ग्रेफाइट में कोई भी अभी ट्रेडिंग पोजीशन या कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशंस नहीं है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, स्ट्रेटेजी मैंने अभी और लोगों के साथ भी डिस्कस की है कि भाई एक शेयर ले लीजिए, आपको अगर कुछ पैसे बनते हैं तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो एक अकाउंट में आप एक शेयर्स को खरीद के टेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एचईजी के बारे में बात की। इसके अलावा कुछ और शेयर्स के बारे में मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ, जो मैं अभी रिसर्च में चल रहा है। जैसे मैंने कभी अपनी वीडियो में गणेश हाउसिंग के बारे में बात की थी। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। गुजरात में जिस तरीके के प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जिसमें गुजरात में जिस तरीके का रियल एस्टेट का आउटलुक है और जिस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशंस है, तो गुजरात हाउसिंग का शेयर भी मुझे फेवरेबल लग रहा है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, मेरी पर्सनल होल्डिंग उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा रिसर्च के दौरान एक शेयर और जो है वो नज़र में आया। हालांकि इसके ऊपर हम पिछले 2 साल से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। उस शेयर का नाम है कनोरिया केमिकल्स लिमिटेड। कनोरिया केमिकल्स लिमिटेड है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, करीबन 1.5 रुपये के आसपास डिविडेंड देते हैं, 60-65 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर ये शेयर कभी 50 रुपये के आसपास 52-53 के आसपास मिले
क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स हैं, लेकिन इसका जो बिजनेस आउटलुक है वो हमें लगता है कि ठीक है, और एक्चुअली प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने और शेयर्स पे बात की। कुछ शेयर्स काफ़ी बड़ी गिरावट से गुजर रहे हैं, जो अच्छे शेयर्स हैं जिनमें भी अकुमुलेशन किया जा सकता है, जिसमें एक शेयर है इंडियन ग्लाइकोल। तो इंडियन ग्लाइकोल का शेयर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम पर, जिस वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है उसका, जितना बड़ा साइज है उसका और जितनी वैल्यूएशन उसको मिल रही है। तो मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत सारे शेयर्स की आपको बहुत चीप वैल्यूएशंस पर शेयर्स मिल रहे हैं। तो आप अपना दिमाग लगाकर अपनी रिसर्च करके, और अगर आप हिम्मत दिखा सकते हैं तो इस तरीके की ही जो टाइम होता है उस समय पर ही अकुमुलेशन करके आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छी वैल्यूएशंस, अच्छे बिजनेसेस आप परचेज कर सकते हैं, अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि जो हमारा पूरा 2018 था उसमें आप जानते हैं कि मोस्टली जो शेयर्स थे वो सब हमारे जैसे, या इवन जो पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हैं उन लोगों के भी, जो स्मॉल और मिड कैप के जो स्टॉक्स थे वो जनरली माइनस में थे, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। और उसके बाद जो स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स थे उनकी भी पोजीशन सेम ही थी, उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न्स थी। तो स्मॉल कैप के जो मिड कैप के फंड्स हैं वो भी आप इस टाइम पर बाय कर सकते हैं, एक्सेप्ट लार्ज कैप अगर आप बाय करें तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा बड़ा जो रिटर्न्स है वो नहीं दिख रही है। इसमें जो अच्छे फंड्स हैं वो रिलायंस स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हैं, SBI का स्मॉल एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, L&T का इमर्जिंग बिजनेस फंड ले सकते हैं, HDFC का स्मॉल एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनको लिया जा सकता है। मल्टी कैप फंड्स में कैनरा बैंक इमर्जिंग बिजनेस फंड है, कैनरा बैंक का एक मल्टी कैप फंड्स है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फंड्स हैं जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल और मिड कैप में, या मल्टी कैप फंड्स के अंदर जहां पर कि डिफरेंट टाइप्स के जो शेयर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। बट जो भी आप निवेश करें, मैं आपको फिर बोलूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और उनसे सलाह लेने के बाद ही आप निवेश करें। और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।